Hello students, how are you? Welcome back. Today I am going to talk about alpha, beta and gamma rays and the discovery of neutron. In my previous video I have told about the discovery of electron and the discovery of proton. Let us start our topic. Alpha, beta and gamma rays. These rays are generated from the radioactive elements, or you can say radioactive substances. The nuclei of all radioactive substances are unstable. Why they are unstable? Because they decay continuously. In order to acquire stability, they disintegrate into smaller nuclei which are more stable. During the disintegration of an unstable atom nucleus, certain type of radiation is emitted. When these radiations are passed through an electric field, they get split up into three channels. Each channel consists of certain type of radiation are emitted. अब मतलब ये हुआ कि जो भी रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो लगातार डिके होते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं। तो इसलिए वो स्टेबल होने के लिए फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट के सेंस से है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ये जो स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, उस टाइम ये कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं। और वो रेडिएशन जो इमिट होती है उसको हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो रेडिएशन इमिट हुई उसको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो रेडिएशन 3 चैनल्स में स्प्लिट हो जाती है। और ये 3 चैनल्स अलग अलग टाइप के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले रेज को, स्पेसिफिक कैरेक्टर वाले रेडिएशन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। हियर यू कैन सी इन द फिगर हियर, this is your a system in which a radioactive element, this is kept in the vessel, and this is surrounded by 3 sides so that its radiation cannot move in any other direction, and its radiation moves in single only front direction. तो जब ये रेडिएशन इसका ये एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इससे जो रेडिएशन निकला, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई गई थी तब तक ये स्ट्रेट मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या हुआ कि कुछ रेज जो थी पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई, कुछ जो रेडिएशन था वो निगेटिव की तरफ मूव कर गई, और कुछ रेज जो थी वो एकदम स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन एकदम स्ट्रेट चली गई। तो वो रेज जो डिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चली गई, या वो रेडिएशन जो डिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव की प्लेट की तरफ चली गई, तो पॉजिटिव की तरफ कौन सी रेज डिफ्लेक्ट होके जाएंगी, जो निगेटिव इन नेचर होंगी। निगेटिव इन नेचर जो होंगी रेडिएशन होगा वही तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे रेज को जो निगेटिव इन नेचर थी और पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई, उनको हमने बीटा रेज नाम दिया। दे आर बीटा रेज, एंड दोज विच डिफ्लेक्टेड इन द नेगेटिव प्लेट डायरेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज अल्फा रेज, and those which does not deflect and remains straight, as you can see in the middle, these rays are known as the gamma rays. Okay, here
the mass of beta particle, beta rays is consist of particles, and mass of beta particle is similar to the mass of an electron. Wait, mass of electron. Here the mass of alpha particle, that will be 6.67 into 10 to the power minus 24 gram. It is 4 times than हाइड्रोजन मास. हाइड्रोजन के मास का ये 4 गुना है. एंड द चार्ज इज plus 3.20 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is the double of the proton charge. अब ये हाइड्रोजन के 4 टाइम्स मास में है और प्रोटॉन का डबल चार्ज रखे हुए है, तो ये क्या होगा, ये हीलियम का न्यूक्लियस हो सकता है. हीलियम पे 2 चार्ज प्लस 2 चार्ज के साथ पार्टिकल हो सकता है. ओके, सो अल्फा पार्टिकल मास इज 4 AMU and plus 2 charge. Similarly for beta rays, तो mass of beta particle will be 1 upon 1827 AMU of proton कह सकते हैं. And wait, and minus 1 unit charge. These were found to be almost the same as an electron. Hence, a beta particle may be regarded as an electron. मतलब जो बीटा पार्टिकल थे, इनके मास और इनका चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर था, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं. अब बात करते हैं गामा रेज की. गामा रेज वर फाउंड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन of very short wavelength. They were found to possess no charge and negligible mass. मतलब जो गामा रेज थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी शॉर्ट वेवलेंथ की, और इनका जो मास था नेग्लिजिबल था और इनके पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए ये न्यूट्रल, यानी कि ये न्यूट्रल थी. अब बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि, और उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा. तो रदरफोर्ड मॉडल में हमने ये पढ़ा कि जो एटम होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेस होता है, उसको न्यूक्लियस बोला गया. ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा. अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ते हैं. एज इन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, एन एटम वाज सपोज टू बी कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल में जो एटम था उसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से कंपोज्ड हुआ माना गया. सिंस इलेक्ट्रॉन मास इज नेग्लिजिबल, since electron mass is negligible, hence this model implies that the mass of an atom should be due to the protons only. मतलब रदरफोर्ड ने ये कहा कि एक एटम जो है वो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है. समझिएगा बात को, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, तो जो पूरा का पूरा मास होना चाहिए एटम का वो ड्यू टू प्रोटॉन होना चाहिए. क्लियर? दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम as it was not possible to explain the atomic masses of elements on the basis of this model. मतलब जब रदरफोर्ड ने ये कह दिया कि सिर्फ प्रोटॉन की वजह से ही मास होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, और ये एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो रह गया. तो इससे क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने ये फील किया that atomic mass cannot be explained only on proton and electron basis.
मतलब उन्होंने भी ये मान लिया कि ऐसा अब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। जो एटम का मास है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता। तो फर्दर उन्होंने 1920 में, किस ईयर में, 1920 में उन्होंने फर्दर अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बताया क्या, दे एक्सप्लेन द एटॉमिक मास कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दे कंटेन ओनली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, देयरफॉर इन 1920 he predicted that a kind of neutral particle with mass equal to the mass of proton must be present in the atom। मतलब उन्होंने मान लिया कि ऐसा है कि जो एटम में प्रोटॉन के मास के बराबर मास का कोई न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट है। However, he could not provide any experimental evidence related to this fact। अब ये जो था ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेटअप बन गया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। फिर होता क्या है कि 1932 में चैडविक आते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे होते हैं, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो उसमें वो ऑब्जर्व करते हैं क्या कि जब बेरिलियम पार्टिकल एलिमेंट के एटम पर हाईली स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया जाता है तो वो बेरिलियम एलिमेंट कार्बन में चेंज हो जाता है और साथ में एक न्यूट्रल स्पीशीज जनरेट होती है। आप यहां पर देखो, when a thin foil of beryllium is bombarded with fast moving alpha particles, beryllium changed into carbon and neutral particle having mass almost equal to the mass of proton was obtained। मतलब ये जो न्यूट्रल पार्टिकल ऑब्टेन हुआ इसका मास एकदम सिमिलर था, एकदम ऑलमोस्ट इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के। अभी इस मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अभी बाद में हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल जनरेट हुआ इसी का नाम फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे दिया गया, यही इसी का नाम न्यूट्रॉन दिया गया। दिस पार्टिकल वाज ऑब्टेन्ड इन सेवरल अदर रिएक्शंस आल्सो। हाँ, ये पार्टिकल सिर्फ यहीं पर नहीं ऑब्टेन्ड हुआ, ढेर सारे कई और केमिकल रिएक्शंस में ऑब्टेन हुआ। तो फिर कहा गया कि दिस न्यू फंडामेंटल पार्टिकल वाज नेम्ड न्यूट्रॉन। इस जो नया फंडामेंटल पार्टिकल था इसी का नाम न्यूट्रॉन दिया गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि न्यूट्रॉन्स कैसा बिहेव करता है, अब देखो इधर। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.67493 into 10 to the power -24 ग्राम, which is slightly higher than that of the proton mass which has 1.67262. Here 493 and here 262 into 10 to the power -24. It means we can say कि neutrons mass is slightly greater than the mass of the proton. Neutrons are unable to ionize a gas. As in previous video, as in the discovery of cathode rays we have studied, the electrons or we can say the rays generating from cathode and traveling towards anode, they ionized the gases present in the discharge tube. Like that neutrons are unable to ionize a gas, मतलब न्यूट्रॉन गैस को आयनाइज नहीं कर सकते हैं। अब जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो मास नंबर को भी डिफाइन किया गया और एटॉमिक वेट को भी, एटॉमिक वेट तो पहले से ही पता थी
अब मास नंबर को यहाँ से डिफाइन किया गया है कि जो मास नंबर होता है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को ही मास नंबर कहते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन अक्सर होती होगी आप सभी को नहीं, मतलब कुछ लोग को तो होती ही होगी कि मास नंबर और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या है। वैसे तो मास नंबर और एटॉमिक वेट अप्रॉक्सीमेटली एकदम सेम होते हैं, बट फिर भी ये दोनों एक डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। मास नंबर हमेशा होल नंबर में ही होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे एटम में, वो हमेशा होल नंबर में होंगे, वे तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते ना। तो मास नंबर हमेशा होल नंबर में होगा। लेकिन जो एटॉमिक वेट होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, वो फ्रैक्शनल भी अक्सर, वो ऑफन फ्रैक्शनल होती हैं। एक बार दो बार नहीं, वो हमेशा लगभग फ्रैक्शनल ही आपको मिलेंगी। जैसे कार्बन का जो मास है दैट इज मास नंबर तो 12 ही है, लेकिन जो एटॉमिक वेट है वो है 12.011 यूनिफाइड मास। यानी कि देखो यहाँ पर मास नंबर 12 है लेकिन एटॉमिक वेट 12.001 है। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए हम मास नंबर और एटॉमिक वेट को सिमिलर ले लेते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो और इस वीडियो को लाइक भी करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।